आज के क्लास में हम लोग प्रांतीय शासन के विजयनगर साम्राज्य की कहानियों को पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर और उसी के ही अपोजिट रहा बहमनी साम्राज्य। इन दोनों की स्वतंत्रता और इन दोनों की दास्तां कहानियाँ, इन दोनों के मध्य प्रेम सौहार्द और आखिर में दोनों के मध्य दुश्मनी का मंजर, जो सबसे भयावह मंजर जो युद्ध का स्वरूप लिया, इन सारी कहानी और कथानकों को आज हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आज दोस्त हम लोग इस प्रांतीय शासन के अगले क्लास में, पिछला अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने जौनपुर में पढ़ा सरकी वंश, कश्मीर में शाहमीर वंश और बंगाल में हम लोगों ने इलियास शाही और हुसैनी वंश को पढ़ने के बाद इस प्रांतीय शासन का आखिरी क्लास होगा। ये दो जो बच रहे हैं, एक विजयनगर, दूसरा बहमनी। तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य जो शुरुआत हो रहा है दोस्त, यह 1336 से लेकर के 1652 ईस्वी तक लगभग शासन किया है किसने? विजयनगर साम्राज्य ने। और अगर मैं आपको इसे मानचित्र में थोड़ा सा स्पष्ट कराऊं तो ये देखना, ये दक्षिण भारत का नक्शा है और यहाँ पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है जिसे आप लोग कहते हैं कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है दोस्त जिसे कहते हैं तुंगभद्रा नदी। क्या नाम दिया जाता है? तुंगभद्रा नदी। और इस तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर, जो हिंदुओं का साम्राज्य था। और इस कृष्णा नदी के उत्तर में मुस्लिम साम्राज्य था जिसे हम लोग कहते थे बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य कहते थे? बहमनी साम्राज्य। तो दक्षिण भारत के दो बड़े साम्राज्य, एक बहमनी और दूसरा विजयनगर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ होयसल वंश और शासन भी था इधर। होयसल वंश का, चोल का, कदम्ब एवं नायकों का शासन भी पाया जाता था इधर। लेकिन ज़्यादा मुख्य ध्यान किसको रखना है? विजयनगर और बहमनी का। इनको आपको ध्यान में नहीं रखना है, वनडे के लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है। फिर भी आप देखो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और उत्तर में कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। ये दोनों आपस में लड़ने भिड़ने क्यों लगे, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? तो कहते हैं सत्ता हमेशा बलिदान मांगती है। क्या मांगती है? बलिदान। जब तक आप बलिदान नहीं दोगे सत्ता का विस्तार हो ही नहीं सकता है। सत्ता हमेशा बलिदान के लिए प्यासी रहती है। और बलिदान का केंद्र क्या बन रहा है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का जो क्षेत्र है इसे दोआब कहते हैं। और दो नदियों के मध्य क्षेत्र को दोस्त दोआब कहते हैं। जो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा के बीच में है, इसका नाम था रायचूर दोआब। रायचूर दोआब इसका नाम था। और दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के मध्य क्षेत्र को। तो रायचूर दोआब किन दो नदी के मध्य है? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य है। पहला इसी को प्राप्त करना चाहते थे कौन? बहमनी। और इसी को प्राप्त करना चाहते थे विजयनगर। बहरहाल विजयनगर के करीब भी यह था। पहला कारण, प्राप्त करने का पहला कारण क्या था? कि ये उपजाऊ क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? उपजाऊ क्षेत्र था। क्योंकि दोआब में जो मृदा पाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ या कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, या एलुबियल सोल भी कहते हैं। तो उपजाऊ क्षेत्र है। हर राजा चाहेगा कि उसके साम्राज्य में उपजाऊ क्षेत्र शामिल हो, जहाँ लोग खेती अधिक करें, कृषि अधिक करेंगे, उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो आय होगी, और आय होगी अगर उनके पास तो सरकार को टैक्स दे पाएंगे। और टैक्स अगर मिलेगा तो सरकार अपने साम्राज्य में सेना भर्ती कर पाएगी और लोगों को सुरक्षा मुहैया करा पाएगी। इस तरह से दोस्त पहला कारण था उपजाऊ क्षेत्र का होना, रायचूर दोआब। दूसरा क्या था? यहाँ पर सोने व लोहे की खानें पाई जाती थी। सोने व लोहे की खानें पाई जाती थी। सोना जान ही रहे हो, बहुमूल्य धातु है। इससे साम्राज्य की समृद्धि का सूचक होता है। लोहा भी साम्राज्य की समृद्धि का सूचक है। लोहे प्राप्त करेंगे, इससे अस्त्र शस्त्र बनाया जा सकता है और साम्राज्य और व्यवस्थित हो सकता है। इसलिए ये दोनों ने, जो बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष का मूल कारण मेरे दोस्त क्या था? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब
क्यों इतना महत्व हो गया? क्योंकि ये उपजाऊ था, यहाँ सोने और लोहे की खान पाई जाती थी, इसीलिए दोनों इसको प्राप्त करना चाहते थे। और यह शेष कहानी देखना अब बाकी रहेगा कि इस क्षेत्र पे अधिकार कौन कर पाता है, इतना आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से हम लोग आगे कहानी को शुरू करते हैं विजयनगर के। ये मैंने आपको एक थोड़ा सिनेरियो दिखाया, आपके माइंड सेट में बातें बन जाए कि ये साम्राज्य कहाँ पर था। तो विजयनगर की इस कहानियों को हम लोग आगे चर्चा करते हैं दोस्त। विजयनगर साम्राज्य एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। विजयनगर का शाब्दिक जो अर्थ है, तो इसका अर्थ ही है राजाओं की सरिता। राजाओं की सरिता, या सॉरी, इसका शाब्दिक अर्थ ही है राजाओं की सरिता नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्त? जीत का शहर। जीत का शहर, या आप इसे विजय का शहर कह सकते हैं। जीत का या विजय का शहर, इसका शाब्दिक अर्थ है जीत या विजय का शहर कहते हैं। और इस विजयनगर साम्राज्य को विद्यानगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्यानगरी कहा जाता है। किस साम्राज्य को? तो विजयनगर को विद्यानगरी भी कहा जाता है दोस्त। क्यों कहा जाता है? आगे कहानियां आप सुनते रहें और बने रहें, हर एक बिंदु पर चर्चा होगी। इस साम्राज्य की स्थापना कब हो रही है? तो इस साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों सगे भाई थे, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का पहले काकतीय वंश के सामंत थे। किस वंश के? काकतीय। काकतीय वंश के राजा के क्या थे? सामंत थे, उनके अधीन सेवा करते थे। इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण के दौरान बंदी बनाकर कहाँ लेके चला गया? दिल्ली लेके चला गया, और इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। बाद में जब इन्हें अवसर फिर मिला दक्षिण भारत आने का, तो इन्होंने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता अनाउंस किया, एक शहर बसाया जिसका नाम था विजयनगर, और इन्होंने एक हिंदू गुरु से मिले जिनका नाम था विद्यारण। तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था विद्यारण। और विद्यारण के प्रभाव में आने के बाद इन्होंने इस्लाम त्याग कर पुनः हिंदू धर्म को अपनाया। तो अपने गुरु की याद में इस नगरी पर इन्होंने क्या बोला? विद्या की नगरी कहा। और बात किया जाए दोस्त, तो इस साम्राज्य की आगे बातें यह प्रमुख हैं कि इसकी राजधानी जो थी, इस साम्राज्य की राजधानी, वह राजधानी थी इसकी अनेकोडी। पहली राजधानी इसकी अनेकोडी, बाद में राजधानी बनाई गई किसको? विजयनगर को। अनेकोडी, उसके बाद विजयनगर। विजयनगर के बाद मेरे दोस्त इसकी राजधानी पेनुकोंडा, अगली राजधानी बनाई गई पेनुकोंडा, और फिर इसकी राजधानी थी चंद्रगिरी। ये वही चंद्रगिरी है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से प्राण त्यागा था। यहाँ इस साम्राज्य की बातें, अगर प्रमुख बातें किया जाए दोस्त, कि इस साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा, जैसे आज अपने देश की राजभाषा क्या है, तो अपने देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। ऐसे ही यहाँ विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु। राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु। और आगे बात करें दोस्त, तो ध्यान रखना यहाँ की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो यहाँ की जो राजकीय मुद्रा थी उसका नाम था वराह। राजकीय मुद्रा क्या थी? वराह। और वराह किस धातु की मुद्रा थी? स्वर्ण की मुद्रा थी, सोने की मुद्रा थी। इस साम्राज्य का एक बेसिक परिचय ये है। और आगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये साम्राज्य की स्थिति क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के, यह सवाल आपके आयोग ने पूछा है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। दक्षिणी तट पर स्थित था, ये स्थिति भी आपको ध्यान में रखना है। और इस साम्राज्य में कुल कितने वंश हुए हैं? 4 वंश। तो इन्हीं 4 वंशों की दास्तां हम लोग पढ़ेंगे, इसे आप नोट डाउन करना। और इससे आगे इस साम्राज्य के 4 वंशों की कहानी मैं शुरू करता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, स्थापना हो रहा है कब? 1336 हरिहर बुक्का,
दोनों किसके सामंत थे? काकतीय वंश के राजा के। गुरु का नाम विद्यारण था। इनकी राजधानियों का क्रम मैंने बताया। यहाँ की राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु थी। मुद्रा वाराह थी। और कहाँ स्थिति थी? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर। अब यहाँ से हम लोग इस साम्राज्य के प्रमुख वंशों की कहानियों को पढ़ना शुरू करेंगे। इस साम्राज्य में कुल कितने वंश पढ़ेंगे? तो जैसे हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में कितने वंश पढ़े हैं? 5 वंश। वैसे यहाँ पर कितने वंश पढ़ेंगे? 4 वंश। इस साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया है? 4 हिंदू वंशों ने शासन किया है, जिनकी कहानियाँ कुछ ही देर में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों की कहानी। कितने वंश हैं? 4 वंश हैं। और इन 4 वंशों में पहला वंश आपका संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम। दूसरा वंश का नाम है सालू वंश, सालू वंश। और तीसरे वंश का नाम है तुलु वंश। और चौथा और आखिरी वंश है अराबिडू वंश, या कहीं कहीं अरिका मेडू वंश भी कहा जाता है। संगम वंश ने शासन किया था दोस्त 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक। सालू वंश ने शासन किया 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश का शासन रहा 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक। और अराबिडू वंश का शासन था 1570 से लेके 1652 ईस्वी तक। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले क्लास को आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा, ताकि अगर आप पिछले क्लास को देखे होंगे तो मेरे साथ आप चलने की स्थिति में बिल्कुल रहेंगे, अन्यथा मेरा और आपका गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और विद्यार्थी का ये परम कर्तव्य होता है कि वो जिस भी क्लास को ज्वाइन करे वहाँ के शिक्षक के साथ चलने का पूरा प्रयास करे, गैप ना बनने पाए। तो ये गैप क्यों बन जाएगा और क्यों नहीं बनने पाएगा? तो अगर आप रेगुलर पूरे क्लास को देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो गैप नहीं बनेगा। और अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए, अन्यथा गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोगों ने बात किया था कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे ज़्यादा शासन किया था तुगलक वंश ने, 94 वर्षों तक। सबसे कम शासन किसने किया था? तो खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक। लेकिन यहाँ बात करें दोस्त तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है? संगम वंश ने। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है? तो सर्वाधिक शासन किया है। सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन है? संगम वंश। कितने वर्ष तक? 149 वर्ष। 149 वर्ष तक शासन किया है इसने, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम शासन करने वाला कौन है? सालू वंश। सबसे कम शासन किया है। सबसे कम शासन किसने किया है? तो सबसे कम शासन किया है सालू वंश ने। कितने वर्ष? महज 20 वर्ष। माइनस कर लेना 1505 से 1485। और दोस्त यहीं पर बात मैं आपको एक और बताता हूं कि इस वंश की शुरुआत किसने की? तो संगम वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। जो विजयनगर का संस्थापक था वही संगम वंश का। सालू वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था नरसिंह सालू। नरसिंह सालू। यहां से सीधा सवाल आयोग आपका पूछता है, तुलु वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वंश होने वाला है तुलु वंश। और इस अराबिडू और चौथे वंश विजयनगर साम्राज्य का, इसका संस्थापक था तिरुमल्ल। अब मैं आपको एक एक वंशों की उन कहानियों और दास्तानों को बताना चल रहा हूं दोस्त, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इन वंशों ने अपने समय में क्या कार्य किया है, क्या नहीं कार्य किया है। 4 वंशों में यह क्रम मैंने आपको दिखा दिया। पहला वंश संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु, चौथा अराबिडू। और इसमें संस्थापक संगम का हरिहर बुक्का, सालू वंश का नरसिंह सालू, तुलु वंश का वीर नरसिंह और अराबिडू का तिरुमल्ल। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश संगम 149, सबसे कम शासन करने वाला दोस्त सालू वंश महज 20 वर्ष। और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ ही आप लोग, जिसका नाम है पहले वंश का संगम वंश। तो हम लोग आज की दास्तां और कहानियाँ पढ़ेंगे किसके? संगम वंश के बारे में, कि संगम वंश का आगमन कैसे हो रहा है और इसके कौन से राजा हैं, किन्होंने क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या कार्य किया है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संगम वंश। संगम वंश और संगम वंश का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक।
इस वंश का नाम संगम क्यों पड़ा? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम नाम था। हरिहर बुक्का जो विजयनगर के संस्थापक थे वही इस वंश के भी संस्थापक हैं। उनके पिता का नाम क्या था? संगम। तो उन्होंने अपने पिता के नाम पे ही इस वंश का नाम रखा है। और इस वंश के संस्थापक कौन हैं? हरिहर एवं बुक्का, दोनों ही सगे भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए वंश का नाम क्या पड़ा है? संगम। इसे भूलना मत। इस वंश के शासन सत्ता की शुरुआत हुई तो गद्दी पे सबसे पहले कौन बैठा? हरिहर प्रथम। गद्दी पे कौन बैठ रहा है? हरिहर प्रथम। 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक शासन किया। किसने? हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम के बारे में आपको केवल ध्यान यह रखना है कि इस वंश का पहला शासक है। किस वंश का? संगम वंश का। इस वंश का पहला शासक था, इस वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम। और जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो सबसे पहली राजधानी इसने अनेकोंडी को बनाया था। 7 वर्षों तक इसकी राजधानी अनेकोंडी थी, लेकिन बाद में राजधानी बदलकर इसने किसे बना दिया? तो विजयनगर को। अनेकोंडी से राजधानी बदला और किसको बना दिया? विजयनगर को बनाया। और कहते हैं इसने अपने साम्राज्य को बिल्कुल सुरक्षित किया था। अरब सागर से भी सुरक्षित रखा और बंगाल की खाड़ी से सुरक्षित रखा। इसलिए इसे दोस्त 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। कितने समुद्रों का? 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। 2 समुद्रों का अधिपति। अधिपति का मतलब राजा होता है। 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। किसे? तो हरिहर प्रथम को। यानी एक अधिकार इसने कहाँ किया था? तो अरब सागर से भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा था, एक समुद्रीय और दूसरा बंगाल की खाड़ी, और यहाँ बीच में आपका विजयनगर है। तो इन दोनों से सुरक्षित रखा था, इसलिए इसे 2 समुद्रों का अधिपति कहते हैं। और इसके समय में कहते हैं कि जब ये गद्दी पे बैठा तो उस समय बहमनी में शासन कौन कर रहा है? कहाँ पर? बहमनी में। तो कहते हैं इसके समकालिक, हरिहर प्रथम के समकालिक, यानी इसी के समय में समकालिक बहमनी शासक कौन था? तो इसके समकालिक बहमनी का शासक था मित्र अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमन शाह इसके समय गद्दी पर बैठा था। और कहते हैं इसी के काल में रायचूर दोआब को लेकर के दोनों में आपसी संघर्ष की शुरुआत होती है। यानी किसके काल में? तो इसी के काल में विजयनगर व बहमनी के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। विजयनगर वर्सेस बहमनी के मध्य क्या हुई? संघर्ष की शुरुआत हुई। और ये घटनाएं सब किसके काल में हुई हैं? तो हरिहर प्रथम के काल में। इतना ही इसका राजनैतिक इतिहास मिलता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। और इसके बाद जो साम्राज्य का, इस साम्राज्य का अगला शासक बैठा वो बना आपका बुक्का प्रथम। तो अगली हेडिंग आप लोग लगाइएगा बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। तो संगम वंश में हरिहर प्रथम के बाद गद्दी पे जो बैठा उसका भाई बैठा जिसका नाम है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम गद्दी पे बैठा कौन? बुक्का प्रथम। और बुक्का प्रथम ने शासन किया मित्र 1356 से लेके 1377 ईस्वी के लगभग। 1356 से 1377 ईस्वी, 1356 से लेके 1377 ईस्वी तक इसने उपाधि धारण किया था। इसकी उपाधि बड़ी महती सूचक रखती है। वो क्या थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। प्रतिष्ठापक यानी वेद को पुनः स्थापित करने वाला शासक। वेद के मार्ग पे चलकर वेद को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया किसने? बुक्का प्रथम ने। और बुक्का प्रथम को कहा जाता है, कुछ प्रमुख विभूतियों से इसे इंगित किया गया है, कुछ प्रमुख संज्ञाएं इसके बारे में दी गई है। इसके कार्य की परिणतियों को देखते हुए वो पहला क्या कि दोस्त याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको 4 प्रकार के अकबर, यानी 4 कुल अकबर हुए हैं, उसमें से एक यह अकबर है। इसे दक्षिण भारत का अकबर कहते हैं। कहाँ का? दक्षिण भारत का अकबर कहा जाता है। इसके अलावा इसे
तीन समुद्रों का अधिपति कहते हैं। तो तीन समुद्र पे अगर आना है तो आपको कहाँ आना होगा? कन्याकुमारी में। कहाँ पर दोस्त? कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी में कितने समुद्र मिल रहे हैं? तीन। एक तो मिलन किसका हो रहा है? अरब सागर का दोस्त। और दूसरा मिलन किसका हो रहा है? बंगाल की खाड़ी का। और तीसरा किसका? हिंद महासागर का। तो ये तीनों जल कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में, जिसे हम लोग केप कमोरिन कहते हैं। इसका अधिकार कहाँ तक हो गया दोस्त? कन्याकुमारी तक। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तीन समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। अधिपति मतलब राजा होता है। इसे तीन समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। और इसके अलावा मेरे दोस्त इसे क्या कहा जाता है? स्वामी कहा गया। क्या कहा गया? स्वामी। किसका? समुद्रों का। इसे समुद्रों का स्वामी कहा गया। किन किन समुद्र का? तो पूर्वी समुद्र का, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समुद्र का स्वामी भी किसे कहा गया है? बुक्का प्रथम को। और जब बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा तो कहते हैं इस समय जो बहमनी का शासक था उसका नाम था मुहम्मद शाह। क्या नाम था? मुहम्मद शाह। और जैसे ये गद्दी पे बैठा तो मुहम्मद शाह ने आक्रमण कर दिया और एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दोस्त, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, तो बिल्कुल अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल पे आपका स्नेह और विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फेंकने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल बने रहिए और इतिहास के सेगमेंट में अपने दोस्तों तक भी इस चीज़ को आप शेयर करते रहिए कि एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या है? अदोनी का युद्ध। ये युद्ध आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये युद्ध कब हुआ मेरे दोस्त? 1367 ईस्वी में हुआ। और ये युद्ध किसके किसके मध्य हो रहा है? एक तरफ आपका कौन है? विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम, और दूसरी तरफ बहमनी का शासक है मुहम्मद शाह। इस युद्ध में मेरे दोस्त बुक्का प्रथम ने चारों खाने चित कर दिए। किसके? मुहम्मद शाह को पराजित कर दिया। बुक्का प्रथम विजयी रहा। और कहते हैं इसी युद्ध में पहली बार, ये खूब डाटा ध्यान में रखना, पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। गोला बारूद का प्रयोग किया गया। यानी अगर सवाल यह आता है कि भारत में गोला बारूद का पहला प्रयोग कब किया गया है, तो उसका ये होगा कौन सा युद्ध? अदोनी का युद्ध। लेकिन अगर ऑप्शन में पानीपत का पहला युद्ध नहीं दिया है तो अभी तक आयोग ने पानीपत के पहले युद्ध को माना है। लेकिन अगर पानीपत के युद्ध को नहीं दिया है और पूछ रहा है कि पहली बार, तो ये डाटा बिल्कुल सही है। अदोनी के युद्ध में प्रयोग किया गया गोला बारूद, मुसलमानों ने प्रयोग किया, फिर भी बुक्का प्रथम विजयी रहा। और कहते हैं बुक्का प्रथम इस युद्ध को जीतने के बाद अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। और इतना ही नहीं, इसने विदेशों से भी संबंध स्थापित किए और दूतावास स्थापित किया था। कहाँ? चीन में। तो चीन में अपने कुछ दूतों को इसने भेजा वहाँ पर। और इसके अलावा कहते हैं कि विदेशी संबंध के अलावा इसके काल में कैसे संबंध थे? विदेशी संबंध बेहतर थे। विदेशी संबंध इसके क्या थे? तो इसके विदेशी संबंध बेहतर थे। और ये स्वयं भी विद्वान था। और इसके दरबार में, ये डाटा बिल्कुल भूलना नहीं, इसके दरबार में वेदों के टीकाकार, वेदों के टीकाकार, टीकाकार मतलब जो वेदों पे टिप्पणी करें, वेदों के टीकाकार सायण निवास करते थे। ये नाम भूलना मत। कौन निवास करते थे? सायण निवास करते थे। इतना तथ्य आपको किसके बारे में ध्यान रखना है दोस्त? तो भूलना नहीं, बुक्का प्रथम, जिसे दक्षिण का अकबर, तीन समुद्रों का स्वामी और पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी समुद्रों का स्वामी भी इसे कहते हैं और तीन समुद्रों का अधिपति भी कहते हैं। इसके अलावा इसने अदोनी का युद्ध लड़ा, उसमें बहमनी शासक को पराजित कर दिया, जिसमें पहली बार गोला बारूद का प्रयोग हो रहा है। ये पानीपत युद्ध के पहले की घटना है मेरे दोस्त, ठीक है, इसको भूलना नहीं। और इसके बाद जब गद्दी पे बैठा तो इसके बाद इस वंश का अगला शासक गद्दी पे बैठा, जिसे हम लोग पढ़ते हैं किस नाम से? तो उसका नाम है हरिहर द्वितीय। तो अगली हेडिंग आप मेरे साथ ही लगाते चलिए, हरिहर द्वितीय। गद्दी पे बैठा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय ने शासन किया 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक। किसने शासन किया? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने जो विजयनगर साम्राज्य में
थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसे व्यवस्थित करने का प्रयास किसने किया? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय की वीरता और बहादुरी कैसे स्पष्ट होती है, तो बिल्कुल आप इसके उपाधियों से समझ सकते हैं। कहते हैं इसने उपाधि धारण किया और पहली बार ऐसी भारी भरकम उपाधि कोई धारण कर रहा है। पहली उपाधि थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, देखो शब्द का बड़ा प्रभाव होता है दोस्त। तो उपाधि इसकी क्या है? महाराजाधिराज। दूसरी उपाधि थी राजव्यास, ये इसकी विद्वता का सूचक है। और तीसरी उपाधि थी वाल्मीकि की। वाल्मीकि, ये तीनों उपाधियां इसने धारण की थी। मैं बार बार कह रहा हूं, शब्द बहुत मायने रखते हैं। आप बहुत योग्य हैं और नाम आपके भी बहुत मायने रखते हैं। देखो कह रहे हैं कि कौन आ रहे हैं, तो अब जब दरबार में इसके नाम का शंखनाद होगा, सावधान सावधान, राजाओं के राजा महाराजा धीराज हरिहर द्वितीय पधार रहे हैं, पूरी जनता स्तब्धित हो जाएगी और बिल्कुल एकदम शालीनता से स्वागत करेगी किसकी? महाराजा की। और हमारे महाभारत को किसने लिखा? वेदव्यास ने। इसने वो उपाधि धारण की, इसकी विद्वता वेदव्यास की तरह है। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। इसने कौन सी उपाधि धारण की? वाल्मीकि की। और कहते हैं मेरे दोस्त, ये सभी उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था। इस वंश का पहला शासक था जिसने ये उपाधियां, भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। और दूसरा, इसकी वीरता का सूचक क्या है कि इसने क्या किया? इस साम्राज्य का, किस साम्राज्य? विजयनगर का। इस साम्राज्य का विस्तार इसने संपूर्ण दक्षिण में कर दिया। पूरे दक्षिण भारत में इसका कर दिया, संपूर्ण दक्षिण में इसका विस्तार कर दिया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और संपूर्ण दक्षिण में जब विस्तार कर दिया तो कहीं ना कहीं बहमनी शासकों को इस पर क्या हुई? थोड़ी सी क्या आई कि उनको, तो इसने संपूर्ण साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में कर दिया। और कहते हैं दोस्त कि इतना महान कार्य के बाद इसके जो प्रमुख कार्य थे हरिहर द्वितीय के, वो विद्वता के क्षेत्र में रहे। और विद्वता के क्षेत्र में बताया जाता है कि इसके दरबार में कौन रहा करते थे, तो इसके दरबार में वेदों के प्रमुख टीकाकार, वेदों के टीकाकार जो सायण के गुरु थे, उनका नाम था सायणाचार्य। क्या नाम था? सायणाचार्य। ये मुख्यमंत्री के पद पर थे। किस के पद पर थे? सीएम के पद पर थे। किसके दरबार में? हरिहर द्वितीय के दरबार में। और कहते हैं हरिहर द्वितीय ने इतना सारे कार्य के बाद ये सत्ता किसके हाथ में गई? कुछ कमजोर शासकों के हाथ में, और फिर पहुंच रही किसके हाथ में? देवराय प्रथम। तो इस वंश का अगला शासक जो गद्दी पे बैठा उसका नाम है देवराय प्रथम। तो अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा, देवराय प्रथम। संगम वंश का अगला शासक गद्दी पे बैठा दोस्त, जिसका नाम है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम ने शासन किया 1406 से लेके 22 तक। बीच में एक दो शासक और रहे, अयोग्य और कमजोर शासक। देखो जब हम लोग प्रथम और द्वितीय लिखते हैं दोस्त, तो इतिहास में जब एक ही नाम के कई शासक होते हैं तो उन्हें हम लोग प्रथम और द्वितीय के नाम से लिखते हैं। देवराय प्रथम के बारे में कहते हैं कि इसे पराजित कर दिया था किसने? बहमनी के शासक फिरोज शाह ने। और जब पराजित कर दिया और इसे बंदी बना दिया तो इसने क्या किया? फार्मूला लगाया। तो दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने का फार्मूला क्या है? विवाह। तो इसने क्या किया? उसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके और बिल्कुल जो दुश्मनी थी उसे दोस्ती में बदल लिया। और दहेज के रूप में इसने बिल्कुल एक राजस्व क्षेत्र दिया था, जिसका नाम क्या था? बांकीपुरा। तो बांकीपुरा क्षेत्र दिया था। इसके अलावा इसके बारे में कहानी बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का ये शासक संगम वंश का जो था, इसने पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो क्या किया था दोस्त? तो इसने किसानों की सिंचाई के लिए, किसानों की फसलों के सिंचाई हेतु ये पहली बार कार्य हो रहा है। सिंचाई हेतु इसने क्या किया था? बांध का निर्माण करवाया था। किसका? बांध का निर्माण कराया। और इसने जो बांध का निर्माण कराया, एक तो तुंगभद्रा नदी पर, ये पहली बार कोई शासक करा रहा है तुंगभद्रा नदी पे, और दूसरा मेरे दोस्त इसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। किस नदी पर? हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। और इसने दूसरा काम, अगला काम क्या किया था? तो बहमनी शासक फिरोज शाह को इसने क्या किया था? बहमनी शासक फिरोज शाह को दहेज में क्या दिया था? तो फिरोज शाह को दहेज में बांकीपुरा क्षेत्र दिया था। ये आपको केवल याद रखना है, बांकीपुरा क्षेत्र दिया था। इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी क्लास की मर्यादा के लिए सही नहीं है।
वो हम लोग सिविल के क्लास में या टीजीटी पीजीटी की क्लास में ही डिस्कस कर सकते हैं दोस्त। तो फिरोज शाह को इसने बांकीपुरा क्षेत्र दहेज में दिया था और साथ में फिरोज शाह के साथ क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किया था। अपनी पुत्री का इसने क्या किया था, विवाह किया था। किसने विवाह किया था, तो देवराय ने। देवराय के दरबार में तेलुगु विद्वानों की संख्या अधिक थी, तो इसने क्या किया था, तेलुगु विद्वानों को संरक्षण दिया था। और इसके दरबार में एक तेलुगु विद्वान रहते थे जिनका नाम क्या था, श्रीनाथ। ये डाटा खूब बढ़िया से ध्यान रखना कि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, देवराय प्रथम के दरबार में थे, जो किस भाषा के थे, तेलुगु भाषा के विद्वान थे। और कहते हैं कि दोस्त ये इसने देखा जब युद्ध पराजित हो गया तो इसे लगा कि हिंदू सेना मुस्लिम सेनाओं से लड़ने के काबिल नहीं है, तो कहते हैं पहली बार इसने क्या किया था, पहली बार, ये संगम वंश में पहली बार हो रहा है, पहली बार इसने तुर्की धनुर्धरों की भर्ती किया था। इसे अंडरलाइन रखना आप लोग, तुर्की धनुर्धरों की इसने क्या किया, भर्ती किया था। तुर्की मुस्लिम सैनिक की भर्ती किया जो धनुष चलाने में निपुण थे। और इसके काल की जो सबसे बेहतर घटना आपको याद रखना है वो कि इसके दरबार में कौन आया था, तो इसके दरबार में आया था विदेशी यात्री आया था। और वो विदेशी यात्री कहाँ का था, इटली का था। विदेशी यात्री कहाँ का था, इटली का, जिसका नाम क्या है, निकोलो कांटी। याद रखना, निकोलो कांटी किसके दरबार में आया, देवराय प्रथम। इतनी बातें आप नोट डाउन करना और इसके बारे में, ये बांध का निर्माण खूब ध्यान में रखना है। कौन विदेशी यात्री आया इसको याद रखना है। और पहली बार तुर्की धनुर्धरों की भर्ती करने वाला शासक देवराय प्रथम। और इस वंश को बिल्कुल कहते हैं चार चांद लगाने वाला, और इस संगम वंश को एक नई प्रकाश की गति देने वाला, एक नया पथ दिखाने वाला शासक विद्यमान गद्दी पर हुआ, जिसका नाम है मेरे दोस्त, खूब ध्यान में रखना, देवराय द्वितीय। ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, देवराय द्वितीय, जिसने शासन किया 1422 से लेकर 1446 ईस्वी के लगभग। 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी के लगभग शासन किया था किसने, देवराय द्वितीय ने। और देवराय द्वितीय के बारे में पहली बात ध्यान रखना, संगम वंश का सबसे महान शासक, संगम वंश का सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक था। इतना ज़्यादा बड़ा महान शासक कोई संगम वंश में नहीं हुआ जितना कौन था, देवराय द्वितीय। और इसकी उपाधि से आप जान जाएंगे कि इसकी महानता क्या है। यही संगम वंश का पहला शासक है जिसकी उपाधियां आप लोग खूब सुने होंगे, जिसका नाम था गजबेटकर। गज मतलब हाथी, बेटकर मतलब शिकारी। तो किस राजा को हाथियों का शिकारी कहा जाता है, तो दोस्तों भूलना नहीं, हाथियों का शिकारी कहा जाता है किसको, देवराय द्वितीय को। और इसके बारे में कुछ अलंकारिक और इसकी शक्तियों के सूचक संदर्भ तथ्यों को वर्णन किया गया है। और वो तथ्य इस प्रकार है कि इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, इम्मादी देवराय यानी महान देवराय। इम्मादी देवराय ये तेलुगु शब्दावली है, महान देवराय। इसके अलावा इसकी शक्ति का सूचक है प्रौढ़ देवराय। इसे क्या बोला गया, प्रौढ़ देवराय। और सबसे तो इसकी ज़्यादा ख्याति लब्ध जो शब्द इसके लिए सूचक मिलता है वो यह, इसे क्या कहा गया, इंद्र का अवतार। हिंदुओं में देवताओं के राजा कौन है, इंद्र हैं, दुबले पतले हैं। कहता है, इतिहास भी कहता है, जो लोग दुबले पतले होते हैं खूब गुस्सा होते हैं, 2-2 मिनट पे एकदम टिन टिन करने लगते हैं, जैसे कुछ कहो तो इससे नाक पे गुस्सा आ जाता है। इसलिए कहते हैं खाओ पियो खूब, स्वस्थ रहो ताकि क्रोध कम करो। इंद्र का अवतार, इंद्र किसे कहते हैं, वृत्तासुर हंता, राक्षसों को मारने वाला, पुरंदर बड़े बड़े नगरों को तोड़ने वाला, वर्षा का देवता इंद्र। देखिए आप, अगर आपने धार्मिक कथानक या सीरियल को देखा होगा तो सभी राक्षसों का युद्ध किससे, इंद्र से। जो कोई राक्षस थोड़ा सा बलशाली हुआ, थोड़ी सी शक्ति उसे मिली, तुरंत वो क्या चाहता है, इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना। और इंद्र के हाथ में क्या है, वज्र, यानी समझो हाइड्रोजन बम। ये ताव में आ जाते हैं और चैलेंज दे देते हैं, क्या छोड़ने का, हाइड्रोजन बम। ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा विष्णु बड़े दुखी होते हैं कि भाई इंद्र क्यों तुम ताव में आ रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। पर राजा हैं इंद्र देवताओं के, इसकी शक्ति किसके बराबर बताई गई है, इंद्र के बराबर। इंद्र का अवतार कहा गया है देवराय को, इस वंश का सबसे महान शासक था। और इसकी महानता यह रही कि इसने पूरे क्या किया, जितने भी
मुस्लिम शासक थे उन सबको दूर दूर तक खदेड़ दिया। यानी कहते हैं अपने साम्राज्य को पूर्णतः इसने क्या किया, सुरक्षित किया। और इतना नहीं, ये देवराय कहते हैं पहला शासक था मेरे मित्र, जो आपको खूब ध्यान रखना है, पहला शासक था जो सिंहासन के सामने, अपने सिंहासन के सामने ये क्या रखता था, कुरान। सिंहासन के सामने एक तरफ कुरान और एक तरफ वेद रखता था। और इतना ही नहीं, इसने क्या किया कि इसने सर्वाधिक तुर्की मुसलमानों की भर्ती की, सर्वाधिक तुर्की सैनिकों की भर्ती की। दोस्त ये बातें ध्यान रखना, सर्वाधिक तुर्की सैनिकों की भर्ती किया। और भर्ती ही नहीं किया बल्कि इसने क्या किया, मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इनको खुश करने के लिए क्या किया, मस्जिद का भी निर्माण कराया। किसने, तो देवराय प्रथम ने। और कहते हैं इतना सारा कार्य किया क्योंकि ये पहचान चुका था कि बहमनी मुसलमानों को मुसलमानों के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। और पराजित भी किया, साम्राज्य को एक नया रूप दिया। कहते हैं ये स्वयं भी विद्वान था। ये स्वयं क्या था, ये संस्कृत भाषा का, ये किसका विद्वान था, तो संस्कृत भाषा का विद्वान था। संस्कृत का बड़ा उच्च कोटि का विद्वान था इसने, क्योंकि संस्कृत पर इसने क्या लिखा था, संस्कृत पर 2 टीका लिखा था इसने। 2 क्या लिखा था, टीका लिखा था। दोस्त याद रखना, एक तो इसने सुधा निधि नाम का टीका लिखा, सुधा निधि, बदरायण का सुधा निधि, और दूसरा ब्रह्म सूत्र नाम का टीका इसने लिखा था। और इसके दरबार में कितने, 34 विद्वान निवास करते। कितने, 34। और दोस्त याद रखना, इसका जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि, उसका नाम था चामरस। क्या नाम था, चामरस, इसका दरबारी कवि था। इसके मंत्री का नाम था लक्कन दंडेश। ये क्यों फेमस हुआ लक्कन दंडेश, क्योंकि इसने पूरे समुद्र पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इसे समुद्र का स्वामी कहते थे। क्या कहते थे, समुद्र का स्वामी कहा जाता था किसे, लक्कन दंडेश को। ये बातें बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब मैं तो बताऊं कि सबसे प्रमुख बातें तो अब आ रही है, आप बिल्कुल स्किप मत करना, बने रहना। अगर ये बातें आपने छोड़ दी तो कहते हैं देवराय द्वितीय पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा। और वो आखिरी बातें जो सबसे स्वर्णिम बातें हैं इसके काल की, वह यह प्रमुख बातें निकल के आती है कि इसी के काल में 2 विदेशी यात्रियों ने दौरा किया था, इसके दरबार में आए थे और इनका नाम पूछा भी गया है। तो इसके दरबार में कौन आ रहा है, इसके दरबार में विदेशी यात्री आए। कौन आ रहे हैं, विदेशी यात्री। और ये विदेशी यात्री का नाम आपको याद रखना है। पहला कहाँ का था, इटली का था जो आया। दूसरा कहाँ का था, फारस। फारस को आज हम लोग ईरान कहते हैं। इटली का कौन सा यात्री, निकोलो कांटी। देवराय प्रथम के काल में भी और इसके काल में भी आया, निकोलो कांटी। और दूसरा कौन था, अब्दुल रज्जाक। ये बिल्कुल भूलना मत, अब्दुल रज्जाक। इन्होंने क्या क्या बातें कही, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके क्लास के लिए मर्यादित नहीं है, पर इतने से वनडे बिल्कुल निकल जाएगा। एसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, बिल्कुल आराम से गोला भरो। बिल्कुल आज से आप एकदम स्वस्थ हो जाओ, जो भी कष्ट हैं उनको भूल जाओ। इतिहास में सारी समस्याओं का निचोड़ यहाँ से मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आप पढ़िए, नोट बनाइए और सीधा गोला कीजिए। दोस्त ये दोनों किसके दरबार का दौरा किए, देवराय के। और देवराय के दरबार के बारे में ये दोनों कहते हैं कि इसका सबसे बेहतर शासन था। इसके शासन की क्या किए हैं, इसके शासन की प्रशंसा किया है किसने, निकोलो कांटी और अब्दुल रज्जाक। और कहते हैं समय घड़ी आ गई और इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा, मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन ने भी वैसे करने का प्रयास किया था जैसे देवराय ने किया था, लेकिन कर न पाया। इसने भी अपने को क्या कहा, प्रौढ़ देवराय कहा। क्या कहा, प्रौढ़ देवराय कहा था किसने, मल्लिकार्जुन ने। पर वैसी हालात ये न कर पाया। और इस प्रकार कहते हैं इस संगम वंश का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक, उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। तो इस तरह संगम वंश की कथानक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्त जिस तरह संगम वंश की स्थापना किसने किया, हरिहर और बुक्का ने। समापन किसने किया, तो विरूपाक्ष द्वितीय ने। और उम्मीद करते हैं पूरी क्लास आप बेहतर देखेंगे और जो कहीं आपको डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप नोट्स बनाइए और इस चैनल पर बने रहिए। अपने हित मित्रों तक आप अपनी ये सूचनाओं को बताइए, ढेर से ढेर लोगों को जोड़िए। आपका भी भला हो, आपके दोस्तों का भला हो।